इंडियन मैच मेकिंग नेटफ्लिक्स का एक ऐसा रियलिटी शो जिसमें मुंबई की टॉप मैच मेकर सीमा टपारिया, जैसे वो खुद को बताती हैं, भारत, अमेरिका और इस बार यूनाइटेड किंगडम में भी लोगों के लिए शादी के लिए परफेक्ट मैच ढूंढने की कोशिश करती हैं। शो का तीसरा सीजन फिलहाल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रहा है। साल 2020 में जब इसका पहला सीजन रिलीज हुआ तो काफी बवाल मचा। कई लोगों ने इसे मिसोजिनिस्टिक बताया, यानी महिला विरोधी। कईयों ने इसे क्रिंज बताया, लेकिन ये खूब देखा भी गया। नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज में से एक बना। इसके तीसरे सीजन का भी यही हाल है। ये नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है और तो और यह शो एमी अवार्ड्स तक के लिए नॉमिनेट हुआ। साल 2022 में हार्वर्ड पॉलिटिकल रिव्यू में रूही नायक द्वारा लिखी एक रिपोर्ट छपी जिसमें बताया गया कि कैसे इंडियन मैच मेकिंग जेंडर, कलरिज्म और कास्टिज्म के डबल स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करता है और ये कितना खतरनाक हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं महिलाओं से जुड़ा हमारा खास प्रोग्राम जनाना रिपब्लिक। मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट और मेरी को होस्ट अंजलि ईस्टवाल। अंजलि, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से जनाना रिपब्लिक में। आज के इस एपिसोड में हम दो विषयों पर बात करेंगे। पहले बात होगी नेटफ्लिक्स के पॉपुलर रियलिटी शो इंडियन मैच मेकिंग की, जिसके बारे में हमने अपने दर्शकों को शुरुआत में भी बताया। और उसके बाद शो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पॉपुलर फैशन डिजाइनर सब्यसाची के कपड़े पहनी मॉडल्स को सोशल मीडिया दुखी क्यों बता रहा है, पूरा विवाद जानेंगे। शुरू करते हैं आज के पहले विषय से। अंजलि, चाहे हम इंडियन मैच मेकिंग के पहले सीजन की बात करें, दूसरे सीजन की बात करें या तीसरे सीजन की बात करें, जब हम सोचते हैं ना कि कुछ बदलेगा, शायद तीसरे सीजन में कुछ बदल जाएगा, सीमा टपारिया शायद कुछ और प्रोग्रेसिव सोच या फिर थॉट्स के साथ सामने आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो। वो जस की तस ही है। एक रिग्रेसिव, हमेशा मीडिया में इसको एक रिग्रेसिव टोन के साथ बताया जाता है कि बड़ा रिग्रेसिव शो है, बड़ा रिग्रेसिव अप्रोच रखता है, मिसोजिनिस्टिक है, और चीजें थर्ड सीजन में भी जस की तस हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अंजलि, जब हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने की कोशिशें करते हैं और फिर एक मेन स्ट्रीम मीडिया में एक शो आता है इंडियन मैच मेकिंग जैसा, जहां पर हम उसी ढर्रे पर चल रहे हैं, उसी पुरानी सोच को बल दे रहे हैं, वही सारी चीजें हमारी निकल के बाहर आ रही हैं कि नहीं जी, हाइट जरूरी है शादी के लिए, कलर भी जरूरी है, और महिलाओं को तो क्या ही करना है, उनकी पसंद 60-70 तक मिल जाए तो वो ठीक रहता है। क्या कहेंगी इस पूरी सोच पर और इस तरह के शोज जो आते हैं उन पर भी? ये शो क्या है? ये शो एक आईना है जो दिखाता है कि आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है। और मैं तो ये कहूंगी कि हमें सल्यूट करना चाहिए कि इस शो ने हमें बता दिया कि हम सोचते हैं कि हिंदुस्तान में लोग प्रोग्रेसिव नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग पढ़ लिख करके बाहर के देशों में रह रहे हैं, कमा रहे हैं, हमारी कम्युनिटी से हैं, वो अभी भी उसी सोच को रखते हैं। और ये एक आईना हमको अब दिखा दिया गया है, एक रिफ्लेक्शन है जो आपको क्लियरली अब ये साफ कर देती है कि पैसा कमा लेने से या अंग्रेजी एक्सेंट के साथ बोल लेने से या बाहर जाके रह लेने से आप प्रोग्रेसिव नहीं हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से एक कहीं ना कहीं हमें एक प्राउड फीलिंग आनी चाहिए कि एटलीस्ट वी आर प्रोग्रेसिव पीपल। ठीक है। दूसरा ये कि मैं ये मानती हूँ कि इस शो की अचीवमेंट ये है कि ये नहीं है कि ये नेटफ्लिक्स के पॉपुलर शोज में, इस शो की अचीवमेंट ये है कि इसने जाने या अनजाने, मुझे नहीं पता, क्या ये शो के मेकर्स इंटेंशनली ये दिखाना चाहते थे कि आखिर ये कितना सेक्सिस्ट कल्चर है भारत का, क्या ये दिखाने की कोशिश थी, या वो जाने अनजाने में अपने आप हो गया, पर उन्होंने उसे शोकेस कर दिया, स्पॉटलाइट कर दिया। और जो लोग उसको देखते हैं वो उसको क्लियरली समझ पाते हैं, और जो नहीं समझ पाते हैं वो उसको वैसे ही एंजॉय कर लेते हैं। तो शो ने तो दो चाल चली, दोनों चित भी मेरी, पट भी मेरी, वो वाली बात है। बिल्कुल, मुझे तो दोनों से कमाई हो रही है ना। तो शो ने तो अपना पूरा कमा लिया। बाकी प्रॉब्लमैटिक टपारिया जी से ज्यादा वो लोग हैं जो इसमें मांगे रखते हैं, जो आप मुझे बोल भी रही थी अबाउट द मेन एंड द वुमेन्स एक्सपेक्टेशन। क्राइटेरिया होते हैं पूरे, और खासकर मैं एक पर्टिकुलर, मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड था कि जो भी बड़ी हेडस्ट्रॉन्ग सी औरतें हैं उसमें, और जो अपनी एक क्राइटेरिया बताती हैं, उनसे क्यों इतनी प्रॉब्लम दिखाई जाती है? मुझे याद है जो आप बात बोल रही हैं, मैंने फर्स्ट सीजन में कुछ एपिसोड देखे तो बहुत सेंसेशनल हुआ था, आया था ऑफिस में, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट। एंड
you know, not like there was these good very polished English journalists Yeah. who were talking about it and they said you haven't watched it. मैंने कहा नहीं, अभी तक नहीं देखा. तो मैंने घर जाके देखा. उसमें एक लड़की थी जो बहुत outspoken थी. Yes. And she was very clear about what she wanted. I loved her. She was so much entertainment. And आप किस लिए देख रहे थे? अर्पिता विहार ने, हाँ, ऐसे कुछ नाम था उनका. बहुत, और एंड तक उनको उस फर्स्ट सीजन के नहीं मिला था. एंड शी वाज लाइक आई एम ओके विद इट. तो वो यू आर कंप्लीटली राइट. उस समय उनका एटीट्यूड बहुत अलग था. आंट सीमा आंटी, if I can, sorry, I hope she doesn't take offense to it, but मिसेस सीमा तपाड़िया का जो एटीट्यूड था, आप सही कह रही हैं, वो बहुत अलग था. अब यही चीज़ जो शोकेस होती है इसमें कि बेटा तो हमारा जो है वो हमारा राजा बेटा है, बिटिया तुम हैंडल कर लो, ये एटीट्यूड इसमें नजर आता है. और ये कहीं ना कहीं हर लेवल पे है. ये सिर्फ शादी के उसमें नहीं, हर जगह देखेंगे. और अगर आप इंडिपेंडेंट वुमन कहते भी कि मुझे इंडिपेंडेंट वुमन चाहिए, आपको वो इंडिपेंडेंट वुमन चाहिए जो नौकरी करके वापस आए, आपके साथ पार्टी में साथ खड़ी हो, ड्रिंक लगाए, आपके दोस्तों के साथ खूब अच्छे से बात कर. लेकिन जब आप दोनों घर आए तो अगर चाय पीने का मन हो तो वो अंदर जाके चाय बनाए. तो वो एक्सपेक्टेशन जो है उसको बदलने में बहुत टाइम लगेगा. और एक जनरेशन जो तपाड़िया मैम की है, उन्होंने अपने बच्चों को भी ऐसे ही बड़ा किया, बेटों को खास तौर पे. तो वो जनरेशन जब तक जाएगी, आप और हमारे बच्चे जब बड़े होंगे ना, उसके बाद वो कल्चरल चेंज आएगा. तब तक सीमा आंटी लड़कियों के लिए 50-60% भी कर दे बहुत है, और लड़के तो खैर राजे बेटे, उनके लिए कुछ भी आ सकता है. अंजलि, हम जिस तरह से देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एज के बाद जो इंडियन सोसाइटी में बहुत ही उसको बहुत फोकस्ड नजरों से, जैसे लेजर फोकस नजरों से देखा जाता है कि अगर लड़की 30 साल की हो गई, अब चलिए वो 30 तक बढ़ गया है, पहले मान लीजिए वो 24-25 तक, और धीरे धीरे करके चलिए 30 तक भी खिंच गया, और उसके बाद अगर शी इज सिंगल, शी इज विलिंगली सिंगल, तो उस पर वो सवालिया निशान तो होते ही होते हैं. दूसरी चीज, कभी कभी खुद भी इंसान, उसे ऐसा लगता है जैसे पूरी डेटिंग साइट्स है, इंडिया में भी अब खूब कल्चर इसका अपना है, बाहर तो और ज्यादा है. तो क्या ये लोग जो मैच मेकर्स हैं, जैसे सीमा टपारिया हैं, इफ समवन इज नॉट गेटिंग एनी मैच, मतलब मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसको सोचना चाहती हूँ, तो अगर किसी को ये मैच दिलवा रहे हैं या बात करवा रहे हैं, तो isn't it good in some way? Of course it is. देखिए, मौका, ये बात सही है, क्योंकि आपके आसपास का जो पूरा इकोसिस्टम है, उसमें ऑन एन एवरेज सबकी शादी होगी 30 में. तो आपका जो फिश पूल है, उसमें से आपके उतनी मछलियां निकल गई, तो फिश पूल लिमिटेड हो गया ना. तो आप अकेली मछली बेचारी घूम रही हैं, और कोई अकेली मछली किसी और कोने में घूम रही है, तो किसी ने उन दोनों मछलियों को मिला दिया, उसमें कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है. लेकिन वही है, आई थिंक एवरी न्यू प्लेटफॉर्म इज अ गुड प्लेटफॉर्म. एंड ये तो ओल्ड ट्रेडिशनल तरीका है हमारे देश में अरेंज मैरिज का. इट्स अ वेरी गुड. उसमें करने वाले भी तो रजामंदी से ही आए ना, किसी ने उनके सर पे बंदूक थोड़ी ना रखी है. और फिर वो चॉइस की भी बात हो जाती है, जिसमें मैं शायद एक एपिसोड देख भी रही थी, जिसमें किसी जो एक व्यक्ति हैं, वो देख रहे थे अपने लिए ब्राइड और लड़की, या जो भी हम कहना चाहें, और उन्होंने कहा था कि ये पर्सनल क्राइटेरिया है इतना, तो ये पर्सनल चॉइस की बात है, तो हम उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते. किसी ने उनको ज़बरदस्ती नहीं बिठाया है, और किसी ने कुछ ज़बरदस्ती नहीं किया है, वो अपनी मर्जी से वहाँ पर आए हैं और अपनी मर्जी से चीज़ें कर रहे हैं. एक आखिरी सवाल इससे जुड़ा, अंजलि, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग अरेंज्ड मैरिज कल्चर से आजकल बाहर भी निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया में अभी तक 90%, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें इतना ही कुछ नंबर बताया गया था, लोग अरेंज मैरिज करते हैं. लव मैरिज धीरे धीरे करके थोड़ी सी लोगों को सहज कर रही है, थोड़े पेरेंट्स मानने लगे हैं, लेकिन फैमिली की जो इक्वेशन है, क्राइटेरिया जो लोगों के हैं, क्राइटेरिया बहुत ही सुपरफिशियल नजर आते हैं. मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लोगों को व्हेन दे आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, क्या उन चीजों से बाहर निकल जाना चाहिए? आपके ओपिनियन में किस तरह से हम इस चीज को अप्रोच कर सकते हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, आपने बोला कि 90% मान लीजिए अरेंज मैरिज अभी भी हो रही हैं, तो देयर इज समथिंग अबाउट इट विच इज वर्किंग फॉर आवर सोसाइटी. ठीक है, तो एक कल्चरली एक सिस्टम था जो चले आ रहा था, और आज भी वो वर्क कर रहा है. तो टू ईच इज होम, उसमें आपको मौका मिलता है. कई बार आप देखते हैं कि 1 साल का डेटिंग पीरियड मिल जाता है, उसमें प्यार हो जाता है या जो भी है, ठीक है. लेकिन एक
क्राइटेरिया की जो आप वो कह रही हैं कि क्या इस क्राइटेरिया से बाहर निकल के आने की ज़रूरत है, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी ग्रूमिंग कैसे हुई है, उसके बाद आप उस क्राइटेरिया को सेट करते हैं। वो क्राइटेरिया जो हैं वो आपकी ग्रूमिंग और आपकी पर्सनल चॉइस सेट करती है। मुझे ये लगता है कि जब तक अरेंज मैरिज रहेगी, ये क्राइटेरियाज भी रहेंगे, आप इनको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और लव मैरिज जो होती है वो ब्लाइंड होता है, लव इज ब्लाइंड। उसमें फिर आप ये नहीं देखते कि वो कितना कमा रहा है या वो कोई एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है दो लोगों के बीच में, और वो केमिकल रिएक्शन जब तक सस्टेन करता है तब तक वो मतलब अरेंज मैरिज में। और हाँ, ये बहुत बड़ा कल्चरल चेंज होगा, जब भी चेंज होगा, जो भी आपने बताया कि जनरेशंस लग सकते हैं इसके लिए, बहुत टाइम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, आपने इस विषय पर अपने विचार रखे। अब बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे मुद्दे की तरफ। सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर हैं सब्यसाची। उन्होंने पिछले महीने ही अपना एक नया कलेक्शन लॉन्च किया, और हर तरफ हम जब भी सब्यसाची का नाम सुनते हैं तो, और ब्राइडल वेयर में हम सब्यसाची का नाम सुनते हैं, हर दुल्हन की कहीं ना कहीं ख्वाहिश होती है, ऐसा ऐसा कहा जाता है कि सब्यसाची का ब्राइडल आउटफिट पहनेंगे। तो उसी के इर्द गिर्द उनका कलेक्शन आया, और जिन मॉडल ने वो कलेक्शन पहना हुआ था उनको लेकर खासा बवाल सोशल मीडिया पर मच गया। और बवाल कैसा कि भाई सब्यसाची का लहंगा पहनकर भी मॉडल खुश नहीं है, क्योंकि शी वॉज नॉट स्माइलिंग, वो हंसती हुई तस्वीर नहीं थी, वो एक स्ट्रेट फेस था। अंजलि, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब इस तरह के एडवर्टीजमेंट बाहर आते हैं या कैंपेन्स बाहर आते हैं, एक फैशन डिजाइनर है, इतने इतने पहुंचे हुए, शायद वो उन लोगों को टारगेट भी नहीं कर रहे थे जिन लोगों ने इस पर बवाल मचाना शुरू कर दिया, और एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है किसी का भी, तो क्या इस बवाल का कुछ मतलब था, या फिर लोगों को बस अच्छा नहीं लगता है कि एक लड़की ऐसे भी हो सकती है, वो हमेशा हंसती हुई रहे, ये जरूरी नहीं है? आधे लोग तो टाइम पास करते हैं, क्योंकि उसमें से कई मेल्स थे, उनको बड़ी आपत्ति है कि भैया एक्सप्रेशन कैसा है। मैं तो ये सोच रही थी, व्हेन आई सॉ द गर्ल, शी वाज अ वेरी यंग गर्ल, इट मस्ट हैव इम्पैक्टेड हर ऑल्सो कि इतना ट्रोलिंग हो रही है मेरे एक्सप्रेशन। उसने अपना शायद करियर, बिकॉज आई हैव नॉट सीन हर टू मेनी टाइम्स, आई एम अज्यूमिंग शी इज अ यंग गर्ल, तो मुझे थोड़ा सा ये बात पे चिंता हुई एक सेकंड के लिए, कहीं ये इम्पैक्ट ना करे उनको मेंटली और उनके करियर को। खैर, लेकिन अगर सब्यसाची के हाउस ने वो एड कैंपेन डाला है तो उन्होंने एक डिसीजन वो मल्टीपल लेयर्स के बाद डाला होगा, वो उनकी अपनी एक मार्केटिंग अप्रोच है। उस पे लोगों का अपना रिएक्शन देना होता है। कुछ समय पहले आया था जब सब्यसाची केम आउट विद अ न्यू, आई थिंक इट वाज अ समर लाइनअप, वेयर द ब्लाउजेस वर वेरी डीप, द कट वाज वी वेरी डीप। उसको उस समय भी बहुत ट्रोल हुए थे, और उस समय ये बोला गया था कि ये कोई हमारा कल्चर नहीं है। बट देन दैट्स सब्यसाची, उनकी मर्जी है, वो कुछ भी बनाए, उनका अपना स्टाइल सेंस है। तो ये जो लोग कर रहे थे, आई थिंक वो मजाक में चल रहा था, किसी ने उठाया और लेकिन येस, इट्स डीपली प्रॉब्लमैटिक व्हेन इट्स इम्पैक्टिंग द गर्ल्स। तो मुझे सब्यसाची का उतना, मुझे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा इस बात का, बट मुझे उस मॉडल के लिए लग रहा था, और उसके जैसी यंग मॉडल्स के लिए लग रहा था, जो कि अपना एक्सप्रेशन दे रही होंगी, और उस समय वो उसको अब डबल थिंक करेंगी हर बार कि एम आई लुकिंग सो सैड। यस। एक और ट्वीट आया इसके बाद भी, हाल ये वाला निकल गया था, लेकिन लोगों को वो है कि एक तरह से कीवर्ड एक पकड़ लिया और हम उस पर करते जाएंगे। अभी स्क्रीन पर आपको वो ट्वीट भी दिखाई दे रहा होगा, जिन्होंने न्यूज़पेपर का एक फोटोग्राफ लगाया, और उसमें भी सब्यसाची की एक और मॉडल थी जो अगेन हंस नहीं रही थी अपने आउटफिट पहने हुए, और उन्होंने लिखा उसके कैप्शन में कि इमेजिन करिए आप उठते हैं और सबसे पहले ये फोटो देखते हैं। जब उनकी उस व्यक्ति की ट्रोलिंग होनी फिर स्टार्ट हुई, कई लोगों ने उन्हें स्कूल किया, और उसमें पुरुष भी थे जो उन्हें सही बात बता रहे थे कि भाई आपको क्या दिक्कत है इस चीज़ से, महिलाएं भी थी, और कुछ लोग उनका सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ भाई कैसे डल एक्सप्रेशन है, हमारे यहाँ फेस्टिविटीज़ का मतलब होता है खुशी खुशी और खुशी। मैं बस वहाँ से एक चीज़ मुझे समझ में आई अंजलि, कि बहुत प्रेशर है हंसने का। मुझे नहीं देख रहा और अपने आप को नहीं देख रहा, हम कॉन्स्टेंटली स्माइल ऐसे दिस और कई बार ऐसा होता है कि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ अपने वीडियोस के नीचे, मुझे नीचे कमेंट्स मिलते हैं कि आप हंसती नहीं हैं, आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर तो बहुत हंसती रहती हैं लेकिन यहाँ पर नहीं हंसती हैं। तो मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं जिस तरह का कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ उसके हिसाब से मेरे एक्सप्रेशन हो रहे हैं, मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट है, लेकिन और आम रोजमर्रा के जीवन में भी लोग कहते हैं अरे हंसा करो।
मैं ऑलरेडी बहुत हंसती हूँ, कभी कभी दर्द भी हो जाता है, क्या कहेंगी आप अंजलि इस पर? स्माइल करना हर आदमी का प्रेरोगेटिव है और नहीं भी है, कोई स्माइली होता है नहीं होता है कंटेंट के हिसाब से, और वो जो उसको बताया गया होगा। चलिए आप अगर उंगली मॉडल पे भी नहीं उठा रहे, आप क्रिएटिव डायरेक्टर पे उठा रहे कि इन्होंने मॉडल को मुस्कुराने के लिए नहीं बोला, तो ठीक है, वो नहीं चाहते कि मॉडल ज्यादा शाइन करें और कपड़े कम। कभी कभार ये भी होता है, हाँ, आप चाह रहे हैं कि आपके कपड़े दिखे ना कि मॉडल, तो आप इसीलिए कोई आपने वहां पे मेहर जैसिया को क्यों नहीं रखा, या आपने आलिया भट्ट को क्यों नहीं रखा? क्यों? क्योंकि आप चाह रहे हैं स्टार कपड़े हो। तो हो सकता है वो थिंकिंग को, और उस पे सवाल उठा देना और उसको मतलब कि मेरी सुबह की चाय में मुझे ये पीते हुए ये दिख गया। हद है भाई, आप कुछ और देख लीजिए यार, भगवान की फोटो लगा लीजिए, वो देख लीजिए, शायद आपको ज्यादा खुशी मिले। और मुझे तो लगता है जब लोग इन चीजों को पॉइंट आउट भी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं, अब क्योंकि नाम हो गया, लोग उठाएंगे, उस ट्वीट पर चर्चा होगी, तो शायद ये दिमाग में होता होगा बजाय इसके कि एक्चुअल चीज क्या है। और दूसरा चीज ये भी है कि अपने अंदर का जो ये प्रॉब्लमैटिक नेचर है उसे प्रोजेक्ट करके, मुझे तो नहीं पता कि क्या मिलता है, लेकिन अगर शायद इतनी समझ होती तो ये नहीं होता। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, आपने आज के हमारे दोनों मुद्दों पर अपने विचार रखे। हमने एक नया पर्सपेक्टिव भी लिया, जैसे आपने मॉडल्स के बारे में बताया कि उनके लिए ये जो पूरा ट्रोलिंग इंसिडेंट है वो कितना इम्पैक्ट कर सकता है। इंडियन मैच मेकिंग के बारे में हमने बात की कि किस तरह से पूरा अरेंज्ड मैरिज कल्चर चलता है इंडिया में, और किस तरह से ये हमारे समाज का एक आईना भी हो सकता है ये शो। हम अगले एपिसोड में आपके सामने फिर आएंगे कुछ जरूरी विषयों को लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि।